We as Canadians have subsidized my education to the tune of, you pick the number, 500,000, right? 500,000. And if it's a graduate student, go up, right? 30,000 TN go to the US every year. You want to save yourself $5 to $10 billion? Shut the TN program. And then keep them in, or make them pay their 500,000 so that if they leave, I'm okay with that. You want to go to the US? Give me back my money. Like my dad, my mom, you all work every day to offer them their education. तो भाई 4-5 दिन पहले मॉन्ट्रियल के अंदर लिबरल पार्टी की कन्वेंशन हुई थी, जहां पे कनेडियन इकोनॉमी को लेके काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई थी। और इस वीडियो में बात चल रही है ब्रेन ड्रेन की, कि भाई हर साल अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोग कनाडा को छोड़ के यूएस के अंदर चले जाते हैं। लाइक दे होल्ड द कनेडियन सिटीजनशिप, लेकिन यूएस में जाके काम करते हैं, वहाँ पे अपना करियर बिल्ड करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो पर्सन बोल रहे हैं वो है मिस्टर पैट्रिक, जो कि गूगल के एक्स CFO हैं। 2008 से 2015 में वो गूगल में काम करते थे। इनके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हिसाब किताब है। लेकिन ये इस ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए सॉल्यूशंस बता रहे हैं। एक सॉल्यूशन तो उन्होंने बताया कि भाई TN वीज़ा को ही कैंसिल कर दो, बंद कर दो। जिसको नहीं पता, फॉर कॉन्टेक्स्ट, TN वीज़ा ये होता है कि भाई अगर आप कैनेडियन सिटीजन बन जाते हो, अगर आपको कनाडा की नागरिकता मिल जाती है, तो आप TN वीज़ा लेके, एक तरीके का वर्क परमिट लेके, अगर आपको यूएस से जॉब मिल जाती है तो आप यूएस जा सकते हो। यू विल होल्ड द कनेडियन सिटीजनशिप, लेकिन यूएस में आप वर्क परमिट पे काम करोगे, वहाँ पे पैसे वैसे कमाओगे, बढ़िया हिसाब किताब है जो भी आप करोगे। और दूसरा सोल्यूशन उन्होंने ये बताया कि भाई कनेडियन गवर्नमेंट ने जो भी इन्वेस्ट किया एक बंदे पे एजुकेशन में, मतलब जो भी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की हैं, फ्री एजुकेशन या फिर कम फीस ली है, तो वो वापस ले लो, विच इज़ अराउंड $500,000 फॉर अ पर्सन। और अगर ज़्यादा पढ़ाई की है तो और ज़्यादा हो सकता है, तो वो पैसे वापस दो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जाओ यूएस जाओ, जहाँ मर्जी जाना है वहाँ जाओ। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर इस चीज़ को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चलो थोड़ी बहुत सेंस बनती है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बात एक ऐसा बंदा बोल रहा है जिसने खुद ये सारे काम किए हैं। कि भाई एक बंदा कनाडा के अंदर पैदा हुआ था, यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे उसने अपनी पढ़ाई की, कुछ जॉब्स वगैरह की, लेकिन खुद फिर TN वीज़ा पे यूएस चला गया, वहाँ पे बढ़िया काम वगैरह किया, बढ़िया सैलरी उठाई, उसने खुद ये बताया। और अभी फिलहाल वो यूके कनाडा के अंदर रह रहा है, होल्ड्स द कनेडियन सिटीजनशिप, लेकिन यूके के अंदर रह रहे हैं। तो थोड़ी सी आयरॉनिकल सी चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि भाई एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई कनेडियन सिटीजन है तो ही हैज़ द राइट टू एंटर कनाडा, टू रिमेन इन कनाडा एंड टू लीव कनाडा। तो अगर एक राइट के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। और मेरे हिसाब से जो मिस्टर पैट्रिक है, ही इज़ अराउंड 64 ईयर्स ऑफ एज एंड इज़ अ बूमर। एंड आई सपोज ये जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उससे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। प्रॉबली मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ही हैज़ नो आइडिया कि भी कनाडा के अंदर जो यंगर जनरेशन है, जो 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, या फिर मे बी 40 साल के भी जो लोग हैं, या फिर जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, या फिर 5-6 साल हो चुके हैं जिनको कनाडा के अंदर आए हुए एज इमिग्रेंट्स, वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको पर्टिकुलरली कोविड के बाद फेस करनी पड़ रही है। जो सॉल्यूशंस है ना, वो एक्चुअल रूट कॉज को सॉल्व नहीं करते हैं। मतलब वो ये है कि भी वीज़ा कैंसिल कर दो, पैसे ले लो, ये सरफेस लेवल सॉल्यूशंस हैं। असली सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि भी अपनी कंट्री को इतना बढ़िया बना दो कि भाई लोग सोचे ही ना कि भी किसी और कंट्री में मूव होना है। यहीं पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दो, यहीं पे इतने इंसेंटिव्स क्रिएट कर दो कि भाई लोगों का मन ही ना करे कि भाई यूएस या फिर किसी और कंट्री में मूव होना है, क्योंकि भाई कनाडा में इतना बढ़िया हिसाब किताब है। खुद सोच के देखो, अगर कोई बंदा यहाँ कनाडा के अंदर पैदा हुआ है, यहाँ पे बड़ा हुआ है, वो क्यों चाहेगा किसी और कंट्री में मूव होना, अगर यहीं पे बढ़िया हिसाब किताब है। या फिर अगर कोई एक इमिग्रेंट है, सोच समझ के कनाडा के अंदर आया है कि भाई यहाँ पे बढ़िया हिसाब किताब है, लेकिन यार रहने के बाद इवेंचुअली उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, सिस्टम सेट नहीं है, मेरे को किसी और कंट्री में मूव होना है। तो मे बी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर दें तो कोई जाना नहीं चाहेगा। तो सरफेस लेवल सॉल्यूशंस नहीं काम करेंगे, टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। अगर परमानेंटली इस चीज़ को सॉल्व करना है, ब्रेन ड्रेन को सॉल्व करना है, तो जो रूट कॉजेज़ हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग कनाडा को छोड़ के पर्टिकुलरली यूएस के अंदर मूव होते हैं, उन पे काम करना पड़ेगा, जिनके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। और अगर टैक्सेस की बात करें तो लेट अस अज्यूम कि भाई मैं कनाडा के अंदर पैदा हुआ था, यहाँ पे बड़ा हुआ, मेरी जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कनाडा के अंदर हमेशा से रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे किया है कनेडियन गवर्नमेंट को। तो उसी टैक्स मनी से अगर मेरी एजुकेशन फंड हो रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और साथ के साथ अगर इमिग्रेंट्स की बात करें जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आते हैं, तो वो ऑलरेडी 4 टाइम्स फी पे कर रहे हैं, तो उसमें तो
कोई बात ही नहीं आती है कि भी पैसे वापस लें, बल्कि वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं कनेडियन गवर्नमेंट को या फिर यहाँ के इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, तो वो भी सेंस नहीं बनती है। तो बेसिकली यार मेरे पर्सनल ओपिनियन में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कनाडा के अंदर कोविड के बाद जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हिसाब किताब हो गया। जो ग्रोसरीज हो गई या फिर डेली लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर जीवन व्यतीत करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं कि भाई यूटिलिटी के बिल्स वगैरह आते हैं, फिर कोई सर्विस वगैरह हम अवेल करते हैं उसके लिए उसके बिल्स वगैरह आते हैं, उसको पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो महंगी हुई हैं, वो यूएस के अंदर भी महंगी हुई हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो एक हर इमिग्रेंट का एक सपना होता है कि भाई मेरे को कनाडा के अंदर एक घर खरीदना है, अपना खुद का घर होना चाहिए, जैसा मर्जी हो, लेकिन एक अपना घर होना चाहिए जहाँ पे मैं आराम से रह सकूँ, अपनी फैमिली को वहाँ पे ग्रो कर सकूँ। आज के टाइम पे भाई साहब कनाडा के अंदर वो जो चीज़ है ना घर खरीदना, वो बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क है। अभी जो पैट्रिक है मिस्टर, ये 64 ईयर्स ऑफ एज हैं, उनके ज़माने में जब कनाडा के अंदर घर खरीदना होता था तो घर की जो कॉस्ट होती थी ना वो एनुअल सैलरी की 3 टाइम्स 4 टाइम्स होती थी। अगर किसी बंदे की एनुअल सैलरी $20,000 है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि डिसेंट सैलरी होती थी, तो घर का प्राइस होगा $80,000, $75,000 या फिर $60,000 का एक बेसिक सा घर आ जाएगा। तो 3-4 टाइम्स जो होता था वो घर की कॉस्ट होती थी, घर का प्राइस होता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई बंदा $100,000 भी अर्न कर रहा है एनुअली, विच इज़ अ डिसेंट सैलरी, बुरी सैलरी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आज के टाइम पे जो घरों के प्राइसेस हैं, अगर मैं मेजर सिटीज़ के अंदर बात करूं जहां पे बढ़िया जॉब्स वगैरह मिलती हैं, जैसे कि टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, वैंकूवर तो भाई साहब डिस्कशन से बाहर ही हो जाता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हिसाब किताब है। अगर टोरंटो की भी बात करूँ, अगर एक बेसिक सा घर खरीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा कि भाई हवा में लटकने के लिए आए, कोई भी इमिग्रेंट हवा में लटकने के लिए तो कनाडा आया नहीं था। सबका मन था कि भाई कनाडा जाएंगे, बढ़िया सा घर होगा, बेसमेंट होगा, ड्राइववे होगा, पीछे बैकयार्ड होगा जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, एक मतलब सबका ऐसा कुछ सपना होता है। तो वैसा घर अगर टोरंटो में कोई खरीदना चाहता है तो भाई साहब $8 लाख, $9 लाख, $1 मिलियन का एक डिसेंट सा घर आएगा, तो 10 गुना हो गया वो सैलरी का। अगर किसी आसपास के शहर की बात कर लें, मतलब जीटीए रीजन में, अगर ब्रैम्पटन हो गया, मिसिसागा हो गया, वहाँ पे 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख के घर आएंगे डिसेंट से, डिटैच या फिर सेमी डिटैच भी, तो 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स। दूर भी आ जाओ, किचनर में आ जाओ, लंदन चले जाओ, वहाँ भी भाई साहब 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स आपको देना ही पड़ेगा एक डिसेंट से घर के लिए। तो बहुत ही महंगा हिसाब किताब है। और इसी चीज़ को अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो यूएस के अंदर जो घरों की कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो यूएस के अंदर रहते हैं, आईटी शाईटी में काम करते हैं, तो सब ने घर खरीद रखे हैं। लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो कनाडा के अंदर है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई साहब डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है। डाउन पेमेंट तो इकट्ठी होगी है, लेकिन भाई साहब मॉर्गेज ही इतनी तगड़ी बन रही है कि भाई मैं घर खरीदने के लिए रेडी नहीं हूँ। एक इमिग्रेंट जो अपनी फैमिली को, अपने होम कंट्री को छोड़ के एक दूसरी कंट्री के अंदर आता है, उसका एटलीस्ट एक बेसिक सपना होता है कि भाई कनाडा के अंदर या फिर जिस कंट्री में मूव हो रहा हूँ वहाँ पे एक अपने सपनों का घर मैं बना सकूँ। यही कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग मूव होते हैं। लेकिन अगर वही सपना नहीं पूरा हो पाएगा तो भाई बंदा वहाँ पे क्यों रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम है भैया सैलरीज। अगर हम पर्टिकुलरली यूएस के अंदर मूव होने की बात करें तो क्या है कि भाई अगर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स हो गई, आईटी की जॉब्स हो गई, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स हो गई, तो कनाडा के अंदर जो सैलरीज है ना वो एज कंपेयर टू यूएस सिग्निफिकेंटली कम है। एक पर्टिकुलर रोल जिसके अंदर किसी बंदे का 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 1,05,000, 1,10,000 सैलरी मिलती है कनाडा के अंदर, तो यूएस के अंदर सेम रोल, सेम जॉब, मे बी सेम कंपनी, लेकिन वो यूएस के अंदर है तो वहाँ पे 1.5 लाख, 1,60,000 या फिर 1,80,000 के आसपास यूएसडी में सैलरी मिलेगी, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई साहब टैक्सेस कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई बंदा हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है तो अच्छा खासा उसको टैक्स लगता है, लाइक 35%, 40%। और उसके बाद टैक्स वगैरह देने के बाद जो उसको सैलरी मिलती है उससे अगर वो कोई चीज़ परचेज करता है तो उसके ऊपर भी 13% या फिर किसी किसी प्रोविंस के अंदर 15% टैक्स पे करना पड़ता है। और साथ के साथ फिर हाउस टैक्स हो गया, ये फलाना टैक्स हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो हम अर्न करते हैं वो टैक्सेस के अंदर चला जाता है। मैं ही नहीं कह रहा कि यूएस के अंदर ऐसे टैक्सेस नहीं लगते, डेफिनेटली यूएस के अंदर भी टैक्सेस होते हैं, लेकिन वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो देख सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा के अंदर ज़्यादा है, सैलरीज कम है तो गैप वैसे ही इंक्रीज हो गया, और सैलरीज के ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है तो और ज़्यादा गैप इंक्रीज हो गया। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ के यूएस जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई साहब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, सैलरीज ज़्यादा है, टैक्स कम है, तो वाई नॉट। अब एक और रीज़न है जो काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत मेजर नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस रीज़न की वजह से भी यूएस के अंदर मूव होते हैं, जो कि है वेदर। तो वेदर जो है वो किसी पॉलिटिशियन, किसी पार्टी या फिर गवर्नमेंट के या फिर किसी बंदे के कंट्रोल में तो है नहीं, जो है वो है। तो कनाडा
के अंदर जो ठंड है, जो विंटर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। मैं किसी भी प्रोविंस की बात कर लूँ, अगर मैनिटोबा के अंदर -40 हो रहा है तो ओंटारियो के अंदर -25 -20 हो रहा है, तो निकल तो हम दोनों केसेस में बाहर नहीं सकते, तो दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन यूएस से अगर कंपेयर करें तो यूएस साउथ में पड़ता है कनाडा के, तो रिलेटिवली वहाँ पे जो वेदर है, जो टेम्परेचर्स हैं, वो बेटर होते हैं। तो इसलिए लोग वेदर की वजह से भी यूएस के अंदर मूव होना प्रेफर करते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई डील ब्रेकर नहीं होता है, फिर बहुत ही बड़ा फैक्टर नहीं होता है, लेकिन स्टिल कुछ लोगों के लिए ये भी फैक्टर होता है कि भाई मेरे को पूरा साल बढ़िया मौसम चाहिए कि मैं बाहर निकल सकूं, वॉक पे जा सकूं। कनाडा के अंदर 6 महीने वो प्रॉपरली पॉसिबल नहीं होता है। अब मिस्टर पैट्रिक ने जो कन्वेंशन के अंदर सॉल्यूशंस दिए कि भाई साहब एग्जिट टैक्स लगा दो $500,000 का, या फिर टीएन वीज़ा ही कैंसिल कर दो, भाई जो रास्ता बना हुआ है ना उसी को बंद कर दो तो लोग जाना बंद हो जाएंगे। भाई उसको बंद कर दोगे तो और 4 रास्ते खुल जाएंगे, या फिर बंदा कहीं और मूव होने का प्रेफर करेगा, किसी और कंट्री में चला जाएगा, यूरोप साइड जाएगा। अगर जिसको कनाडा में नहीं रहना उसको नहीं रहना। मेरे पर्सनल ओपिनियन में सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए ब्रेन ड्रेन को रिड्यूस करने के लिए, उसको बंद तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर रिड्यूस करना है तो सबसे पहले कनाडा की इकोनॉमी की जो रियल एस्टेट पे डिपेंडेंसी है ना, वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। जो भी इंडस्ट्रीज कनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, सबसे टॉप पे आती है रियल एस्टेट, जो मेरे हिसाब से किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बढ़िया बात नहीं है। तो बेसिकली कनाडा के अंदर कनेडियन इंडस्ट्री सेटअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कनाडा के अंदर इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेटेड कनेडियंस तो हैं, अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन कि भाई मोस्ट एजुकेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो मेरे हिसाब से कनाडा टॉप पे आती है, फिर एटलीस्ट टॉप 3 टॉप 5 में तो आती होगी। मेरे पास जितना मेरे को पता है कि कनाडा टॉप पे आती है। तो उस केस में भाई जितने एजुकेटेड कनेडियंस हैं उस हिसाब से कनाडा के अंदर इनोवेशन वगैरह इतनी नहीं हो रही है। कौन सी एआई कंपनी है कनाडा की? एक ब्लैकबेरी और शॉपिफाई को लेके उछलते रहते हैं, उसमें से भी एक कंपनी स्ट्रगल ही कर रही है। भाई साहब क्या ही कर रही है ब्लैकबेरी। उसको कंपेयर करें अगर यूएस से, यूएस के अंदर हज़ारों कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही है, नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, डिज़ाइंस चल रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। यहीं से देख सकते हो कि भी जितने भी इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर आते हैं और इवेंचुअली जब अपने फील्ड में जॉब करते हैं, ज़्यादातर लोग जो टेक के अंदर काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फॉर यूएस कंपनीज, जिन्होंने कनाडा के अंदर अपने ऑफिसेज वगैरह इस्टेब्लिश कर रखे हैं। इनफैक्ट अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो कनाडा के अंदर इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी है कि अगर कोई बंदा इनोवेशन करता भी है तो वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो रियल एस्टेट से रिलेटेड होती है या फिर इमिग्रेशन से रिलेटेड होती है। मतलब मैं एक बंदे को जानता हूँ, मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन से रिलेटेड, मतलब वो जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है उसके ऊपर काम करता है, और ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो उसने अपना एक स्टार्टअप किया कनाडा के अंदर ब्लॉकचेन से रिलेटेड, भाई कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ अलग करते हैं। मुझे लगा बंदा भाई साहब ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा है, भाई साहब कुछ बढ़िया इनोवेटिव प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन वो डायरेक्टली रियल एस्टेट से रिलेटेड था कि भाई रियल एस्टेट को हम टोकनाइज कर देते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट खरीदना चाहते हो, कोई घर आप नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप एक उसका पोर्शन खरीदना चाहते हो तो आप क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हो। देख रहे हो, अगर इनोवेशन हो भी रही है तो वो रियल एस्टेट से हो रही है। किसी को कुछ भी नॉलेज है वो भाई साहब उस नॉलेज को रियल एस्टेट के अंदर डालते हैं, क्योंकि कनाडा चलता ही रियल एस्टेट या फिर दूसरा ऑप्शन है इमिग्रेशन, इन चीज़ों से चलता है। तो इस चीज़ से डिपेंडेंसी हटाकर कुछ दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंसी, मेनली इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर डिपेंडेंसी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि भाई कनेडियन कंपनियों को थोड़ी सी कंपेटिटिव सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी जो एजुकेटेड, क्वालिफाइड या फिर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं। अगर किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को 1,50,000 कनाडा के अंदर मिल रही है, उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सेम जॉब के लिए, सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उसको यूएस के अंदर अगर 2.5 लाख या फिर 3 लाख डॉलर मिल रही है, तो इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑफर। तो क्यों वो बंदा नहीं सोचेगा कि भी मैं यूएस के अंदर मूव हो जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को टैक्सेस भी कम पे करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, वेदर भी बढ़िया है, तो क्यों मैं वहाँ ना मूव हो जाऊँ। तो इस चीज़ के ऊपर भी कनेडियन कंपनियों को या फिर गवर्नमेंट को या फिर उन दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा कि जो सैलरीज हैं वो थोड़ी सी कंपेटिटिव हो, ताकि जो ब्रेन ड्रेन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। उसके अलावा इमिग्रेशन के अंदर ना रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अगर हमें ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना है, अगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कनाडा के अंदर लेके आनी है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए लोग भी वैसे चाहिए। तो उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अब 2015, 2014, 2016 वाला हिसाब किताब अब नहीं रहा। अब जो ज़माना है 2026 में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो अगर हम G7 कंट्री हैं, अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो भी एक डेवलप्ड कंट्री की तरह ही करना होगा। तो उसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स चाहिए। तो इमिग्रेशन भी उस हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक इमिग्रेशन
करनी पड़ेगी। उसके अलावा कनाडा की पॉलिटिक्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है। अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स में जाओगे तो वहाँ पे जो एवरेज एज है वो प्रॉबली काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब ज़्यादातर लोग बूमर्स हैं एंड दे आर काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द यंगर जनरेशन। उनको पता ही नहीं है कि भी जो यंगर जनरेशन है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो इसीलिए कनेडियन पॉलिटिक्स में यंग लीडर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यूएस की पॉलिटिक्स की तो बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उनका तो लीडर है, उसका तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो क्या ही बोले भाई साहब। यहाँ पे मैं रैंडमली पता नहीं कहाँ पे एक दुनिया के एक छोटे से कोने में बैठा हूँ, वहाँ पे वो बंदा कुछ उल्टी सीधी हरकत कर लेता है, यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो जाता है। उसकी तो बात ही है, वो तो बाकी आप कमेंट करके बताओ कि जो मिस्टर पैट्रिक ने स्टेटमेंट दी है कि भाई एग्जिट टैक्स और टीएन वीज़ा कैंसिल कर दो, ये सेंस बनाती है नहीं बनाती है, और ब्रेन ड्रेन एक्चुअल में हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या रीजंस है। अगर आप प्लान कर रहे हो यूएस मूव होने की तो आपका क्या रीज़न है कि भाई सिटीजनशिप के बाद आप यूएस मूव होना चाहते हो। तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के सारी चीज़ें ज़रूर शेयर करना, अपना पर्सपेक्टिव अपना ओपिनियन। कॉमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है डिस्कशन के लिए। 4 चीज़ें अगर आप लिखोगे तो मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कनाडा के नए अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है कनाडा के इमिग्रेशन के अंदर, तो ये राइट और लेफ्ट वाली दोनों में से कोई भी वीडियो चेकआउट लो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को बढ़िया लगी, पसंद आई, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता है कीप हसलिंग।